प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2020 में आया हुआ सेट 4 देखेंगे, जिसका कोड 324YX है। इससे पहले हम 2020 के 3 सेट कर चुके हैं, 2022 के और 23 के भी हम सभी सेट लगा चुके हैं। तो बच्चों, अगर आपने वो अब तक नहीं किए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और हाँ, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है ना? उसकी भी एक अलग सीरीज चल रही है, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको कर लेना। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं में से पेपर में आना है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर, है ना? देखिए पहले का क्या है, ये आपके पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, और ये मैपिंग हमें याद रखनी है कि आर से आर में है। ठीक है ना? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे मुझे एक एक के लिए चेक करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में क्या है, एक एक और अच्छा था, यही हमें चेक करना है ना। तो हम एक एक के लिए चेक करते हैं। ठीक है ना? एक एक यानी 1 to 1। इसके लिए कैसे हम चेक करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू लेकर के चलते हैं, जहाँ ये x1 और x2 जो है इस पहले वाले r से होगा। ठीक है ना? यानी प्रांत से लेने होंगे हमें ये। ठीक है ना? तो हमने प्रांत में से दो एलिमेंट उठाए x1 और x2, हम उनके लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चले। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका एक एक ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए f ऑफ x1, अगर मैं यहाँ पे x1 रख देता हूँ तो ये x1 क्यूब हो जाएगा, x1 क्यूब, और यहाँ पे x2 रख दूँ तो ये x2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, अगर मैं दोनों और क्यूब रूट ले लूँ, ठीक है ना, अगर दोनों और क्यूब रूट ले लूँ तो वहाँ से भी हो जाएगा। और अगर आप क्यूब रूट नहीं लेना चाहते तो वैसे भी हो सकता है, इसको इधर ले आइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है ना? तो हम तो दोनों और क्यूब रूट लेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, दोनों और क्यूब रूट ले लेते हैं, यानी ये क्यूब रूट दोनों तरफ ले लेते हैं, घनमूल, है ना, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, x2 का क्यूब। अब क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 लेकर के चले थे, x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब ये एक एक ही है। ठीक है? अब देखिए, एक एक ही किस किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें भी है, तो यानी ये दो ऑप्शन तो हैं अभी। तो अभी हमें आच्छादक के लिए भी चलना पड़ेगा। तो आच्छादक के लिए चेक करते हैं। देखिए, आच्छादक, तो बच्चों आच्छादक के लिए हम चेक करेंगे, हम क्या करते हैं, देखिए आच्छादक के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको y मान करके चलिए इस फंक्शन को। ठीक है ना? जो भी उसने दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट वाई, क्यूब रूट वाई आ जाएगी। ठीक है ना? क्यूब रूट वाई। तो यहाँ से देखिए, क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिल रहा है? जी हाँ। अगर मैं r में से कोई भी वैल्यू y की उठाऊं और यहाँ पे रख दूं, तो आप उसको जब जो सॉल्व करके आएगा, x की वैल्यू इसमें जरूर मिल जाएगी। ठीक है ना? यानी प्रत्येक वैल्यू के लिए यहाँ पे मिल जाएगी r की वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि क्यूब रूट में अगर माइनस भी आ जाता है तो वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? स्क्वायर रूट होता तो हम यहाँ मना कर देते, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू है -2 का, मान लीजिए आप यहाँ पे माइनस के 8 रख देंगे तो -8 का 2 बाहर आ जाएगा, -8 का 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर होता और -4 का हम लेना चाहते तो -4 का हम 2 बाहर नहीं ले सकते थे। ठीक है ना? स्क्वायर रूट में। तो इसका मतलब यहाँ से प्रत्येक y के लिए, यानी फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, है ना, यहाँ पे एक x जरूर मिल जाएगा, कौन से वाले r में, इस वाले r में। ठीक है ना? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए, यानी ये वाला जो y है हमने उठाया इस वाले r में से, और जो हमें x मिलेगा वो मिलेगा इस r में। ठीक है ना? हर वैल्यू के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी एक ऐसा y नहीं मिलेगा जिसके लिए x की वैल्यू ना मिल रही हो इस वाले r में। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आच्छादक भी हो गया। अब ये एक एक ही हो गया, ये आच्छादक भी हो गया, तो इसका मतलब हम इसको कौन सा ऑप्शन कह देंगे, सेकंड ऑप्शन बच्चों। ठीक है ना? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों? देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड पर संबंध आर जो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और इतने द्वारा दिया गया है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है इसमें, ये मोड एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है ना? मोड एक्स माइनस वाई। तो देखिए ख ऑप्शन आपका, ख क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपके पास कोई एक्स वाई में रिलेशन किस तरीके का है, वो रिलेशन वो ऐसा है कि मोड एक्स माइनस वाई हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 रहता है। ठीक है ना? तो बच्चों ये क्वेश्चन वैसे तो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, अब ये ऑप्शन इसने ऑप्शन में दे दिया, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम समतुल्य के लिए चेक करते हैं। समतुल्य में हम एक एलिमेंट उठा करके चलते हैं, कोई एलिमेंट किस में से, जो उसने सेट दे रखा है जेड में से, यानी आप ए जेड में से उठा करके चलो, उसमें ये रिलेशन लगा के देखो। ठीक है ना? तो अगर मैं ए कोमा ए लगा करके देखूं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मोड ए माइनस ए देखना पड़ेगा मुझे। तो मोड ए माइनस ए क्या आएगा, मेरे पास जीरो आ जाएगा, और जीरो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो इसका मतलब ये समतुल्य हो गया। ठीक है? अब सममित के लिए चलते हैं, पहली पहली बात हो गई। अब सममित के लिए चलते हैं, दूसरी बात, अगर मेरे पास ए कोमा बी ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है कि a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग a माइनस बी तो है, अब b माइनस ए भी होना चाहिए। फिर तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए मोड में रहेगा अंदर लेस देन इक्वल टू 1। अब मोड के अंदर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, b माइनस ए, b माइनस ए लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी
ए माइनस बी लेकर के चले थे, बी माइनस से लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी कोमा ए भी ए में रिलेट करेगा, ठीक है ना। तो ये सममित भी हो गया। अब संक्रमक के लिए चेक करते हैं। देखिए संक्रमक में हमें 3 एलिमेंट उठा करके चलने पड़ते हैं। 3 एलिमेंट में सबसे पहले ए कोमा बी में भी रिलेशन होना चाहिए, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दूसरी बात, एंड बी कोमा सी में भी यही बात होनी चाहिए, वो भी रिलेट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी माइनस सी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ये 2 बात तो हो गई। तो इनके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ए कोमा सी मिलना चाहिए। अगर ए कोमा सी इस आर में मिल गया तो इसका मतलब ये संक्रमक भी हो जाएगा। तो देखिए हम ए कोमा सी पर देखते हैं ये रिलेशन क्या बैठता है, ठीक है ना। अगर हम ए कोमा सी पर देखते हैं तो ए कोमा सी में हमें ए माइनस सी मिलेगा, है ना। अब ए माइनस सी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, है ना। मैंने बी जोड़ दिया, बी हटा दिया। अब इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूंगा। यहाँ पे एक ट्राइंगल इनइक्वलिटी होती है ना, त्रिभुज की असमीका की प्रॉपर्टी होती है एक। वो क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आपके पास दो प्लस में है, आपके पास ये कंडीशन ये वाली मोड में, तो आप इसको लेस देन इक्वल टू अलग अलग लिख सकते हैं। ए माइनस बी का मोड प्लस लेस देन इक्वल प्लस बी माइनस सी का मोड, ठीक है ना। दो अलग अलग इनइक्वलिटी हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ये a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप इसकी जगह 1 रख सकते हैं क्योंकि लेस देन इक्वल टू पहले से ही चल रहा है, और इसकी जगह भी ये 1 रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी ये आपका जो मोड a माइनस सी है ये लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, जबकि होना चाहिए था 1, ठीक है ना। होना चाहिए था 1 क्योंकि हमारा रिलेशन क्या कहता था, हमारा रिलेशन ये कह रहा था कि लेस देन 1 होना चाहिए, जबकि ये आ क्या रहा है, ये a माइनस सी लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इसका मतलब a कोमा सी जो होगा वो r में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये संक्रमक नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये समतुल्य हो गया था, समतुल्य हो गया था, सम्मित हो गया था, संक्रमक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, समतुल्य और सम्मित हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है बच्चों, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका गैर क्वेश्चन है। गैर क्वेश्चन ये कह रहा है कि x sec x स्क्वायर का मान बताइए। समाकलन x sec x स्क्वायर dx। यहाँ पे सिंपली आप x स्क्वायर को t मान लीजिए, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 2x dx इक्वल्स टू dt, है ना। यानी यहाँ से x dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2। देखिए यहाँ से आ जाएगी आपकी x dx अपॉन इक्वल्स टू dt अपॉन 2, ठीक है। अब इस वैल्यूज को यहाँ पे रखिए, ये आ जाएगा आपका x dx तो हो जाएगा dt बाई टू तो बाहर आ गया और इसकी जगह dt आ गया, और ये sec t स्क्वायर हो जाएगा, यानी sec t हो जाएगा, बस x स्क्वायर की जगह t रख दिया। अब देखिए 1/2 तो एज इट इज रहेगा। sec t का होता है आपके पास समाकलन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, है ना। log sec x, x की मतलब t आ जाएगा यहाँ, और t की जगह मैं वैल्यू रख दूंगा sec x स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, 1/2 log sec x स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर प्लस सी, यानी आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अवकल समीकरण इतने की घात बतानी है, ठीक है ना। तो घात क्या हो जाएगी, सिंपली आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा अवकलन कर रखा है। तो यहाँ तो कर ही नहीं रखा है, यहाँ पे एक बार कर रखा है, यहाँ पे 2 बार कर रखा है, यानी सबसे ज्यादा बार यही है। तो इसकी घात देख लीजिए, यहाँ ब्रैकेट के पास यहाँ पे क्या है, घात 1 है, नहीं हो तो 1 है ना। तो 1 इसका मतलब इस अवकल समीकरण की घात भी 1 ही हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, घ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, 1 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि यदि आपके पास 3 बिंदु संरेखीय हैं तो m का मान होगा। जब भी 3 बिंदु संरेख दे रखे हैं उसने, है ना, द्विमीय ज्यामिति में, मतलब जिसके 2 कोऑर्डिनेट हों, तो उसमें आप एकदम से क्या बना लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बना लीजिए, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक रूप में जो निकलता है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां पे शून्य होगा, ठीक है ना। हम शून्य रख देते हैं। क्षेत्रफल 1/2 मैट्रिक्स रखते हैं, आव्यूह अपना, सॉरी आव्यूह कह रहा हूँ, सारणिक रखते हैं। अब वो सारणिक जो होगा, दो ये जो कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं वो तो यहाँ पे रख दीजिए, 2 कोऑर्डिनेट ये वाले, फिर 2,1 ये वाले, फिर 4,5 ये वाला, और तीसरे में रख दो 1 1 1, ठीक है ना। अब इसको निकाल दो, बस ये 0 रख ही दिया हमने। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों रखा, संरेखीय मतलब एक लाइन में, ठीक है ना। त्रिभुज बनेगा नहीं तो इसका मतलब क्षेत्रफल 0 आएगा, तो क्षेत्रफल इसलिए हमने 0 रख दिया। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 तो 0 में चला ही जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं, ये गया m के इंटू में, इसकी कॉलम इसका रो खत्म, 1 -5 -4, फिर माइनस माइनस ये वाला +1, इसकी कॉलम इसका रो खत्म, 2 -4 -2 +1, इसका कॉलम इसकी रो खत्म, 5 दूनी 10 -4 6 बचे, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये 0 में चला गया, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस के 4m और माइनस के 2 प्लस के 6 प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 4m इक्वल्स टू 4 और m इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स सेकंड का क्या कह रहा है कि कोसेक इनवर्स माइनस के 2/√3 का मान बताओ। देखिए ज्यादातर बच्चों के साइन और कोस के मान याद रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इजी वे बता देता हूँ। कोसेक में आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x।
है ना। तो कोसेक से साइन में जाने के लिए बस इनको चेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3/2 चेंज कर दिया हमने, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है ना। अब देखिए साइन में हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस के, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/3। कितना लिख सकता हूँ, ये 60 की वैल्यू है तो π/3 होगा, सिंपल सी बात है ना। साइन में ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन माइनस के π/3, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं साइन से साइन यहाँ पे हटा भी दूं तो माइनस π/3 तो साइन इनवर्स की रेंज में होता है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, -90 से 90। ये तो है 60 -60 बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये रेंज में है अपनी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के π/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बच्चों। अब चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि यदि फलन ये जो है x बराबर 0 पर सतत है तो f0 का मान ज्ञात करो। बहुत आसान है, देखिए ये जो फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल्स टू साइन 10x अपॉन x। अगर आप इसकी डायरेक्ट f0 पे वैल्यू निकालोगे तो मैं यहाँ पे f0 x की जगह रख दूंगा, यहाँ भी 0 रख दूंगा, ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0, तो ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। 0/0 की फॉर्म हमें वो बिल्कुल नहीं बनानी। तो हम क्या करेंगे, चूंकि इसने सतत दिया है तो इसका हम यूज करेंगे। सतत का मतलब क्या है, जब फलन x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर f ऑफ x सतत है, अतः इसका मतलब लिमिट जो आएगी इस पर एफ ऑफ एक्स की, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट निकाल लेते हैं, इसका मान आ जाएगा। तो हम लिमिट निकालते हैं इसकी, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, साइन 10x अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पर भी हमें लिमिट डायरेक्ट रखने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट रख दिया फिर से 0/0 की फॉर्म बनेगी। हम एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो और साइन x अपॉन एक्स हो तो उसका मान 1 होता है ना। इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर साइन x जो इसके थीटा में है वही थीटा नीचे होना चाहिए पूरा। तो यहाँ पे ये 10x था तो नीचे भी 10x होना चाहिए, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब ये 10 वाला बाहर, ये 10 बाहर आ जाएगा लिमिट से क्योंकि कांस्टेंट है। बचेगा क्या अंदर, अंदर बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 10x अपॉन 10x, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10 इंटू ये आपकी पूरी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये इस फॉर्म की बन रही है ना, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, 10 इंटू 1 आ जाएगा और ओवरऑल आपका 10 आ जाएगा। तो जब आपकी ये लिमिट 10 आ रही है इसका मतलब f0 का मान भी ये 10 ही है, ये f0 का मान ही है, ठीक है ना। f0 का मान ही है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अवकल समीकरण इतने का समाकलन गुणांक यानी IF निकालना है पहले बस। तो देखिए सबसे पहले हम इसको समीकरण को उस फॉर्म की बनाते हैं जहां से हम IF निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो इस समीकरण को cos x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये cos x जब डिवाइड करेंगे इसके अपोन में cos x आ जाएगा, इसके भी अपोन में cos x आ जाएगा, इसके भी अपोन में cos x आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा dy/dx प्लस y, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, पूरा आ गया, ठीक है ना, 10x और इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए आपकी बनेगी dy/dx प्लस 10x इंटू वाई, 10x इंटू वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका sec x। तो यहाँ से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो ये p बनता है ना, किससे तुलना करते हैं, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से तुलना, है ना, इससे तुलना हम करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10x, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है देखिए बच्चों वो क्या होता है, यानी समाकलन गुणांक, ये होता है आपका e की पावर पी डी वाई, ठीक है ना। पी डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, पी डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर समाकलन 10x dx। और e की पावर 10x का समाकलन क्या होता है आप सबको पता है। 10x का समाकलन जो होता है वो हो जाएगा या तो माइनस के log cos x लिख दीजिए या log sec x लिख दीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ से ये log e ही होता है, तो ये जब e की पावर log पूरा हट जाता है बस sec x आ जाता है, तो ये sec x आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों यह क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो असमीकाओं वाले क्वेश्चन है ये आपके 11th में चले गए हैं चैप्टर, ठीक है ना। तो घ तो नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ए तथा बी दो घटनाएं हैं आपके पास, ये इसने दे दिया पी ऑफ ए ओवर बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी ओवर ए नॉट इक्वल्स टू 0। तब निम्न में से घटनाओं के बारे में सही चयन कीजिए, इनमें से कौन सा चयन होगा। देखिए ये क्या कंडीशन कहती है, इसका मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, है ना। और ये क्या है, सहवर्ती प्रायिकता के फॉर्मूले है ना ये, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ये एक ही बात है दोनों, तो यहीं से यहीं इसको कैंसिल आउट कर दूं, पी ऑफ ए इधर चला जाएगा, पी ऑफ बी इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें ये आपके सिलेबस में नहीं है, अब ये नहीं करेंगे हम, ख क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये दे रखा है y बराबर x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1। देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले डी डब्ल्यू आर टू एक्स लिख दीजिए। सबसे ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू
एक्स माइनस वन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x-1 आ जाएगा, लिख दिया वो भी, इंटू x-1 का दोबारा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सेकंड एज इट इज़, प्लस लगा करके सेकंड एज इट इज़ यानी log x-1 एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1, 1 का 0, तो ये 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा, 1 लिख देते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी x+1 एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x+1 आ जाएगा, और इंटू में x का 1 हो जाएगा, प्लस क्योंकि बाहर माइनस तो वो भी माइनस हो जाएगा, इंटू सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इसका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 1 बचा, प्लस ये बचा log x-1 -1 माइनस log x+1, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस का 1 माइनस का 0 हो गया, log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा log m/n, ठीक है ना, इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू log x-1/x+1, ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, तीसरे का गया क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, हमें ये दर्शाना है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु ए जो है वो है 2i कैप, बी जो है -i कैप -4j कैप, और सी बिंदु माइनस के i कैप प्लस के 4j कैप है, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, तो इसके ये बिंदु इसने दिए, ये ए बी और सी, तो हमें साइड तो निकालनी पड़ेगी ए बी, ए सी और बी सी, तभी तो पता चलेगा समद्विबाहु है या नहीं है। समद्विबाहु कौन से होते हैं, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी भुजाएं निकालते हैं। तो हम पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर क्या होता है, वो होता है बी माइनस ए। तो यहाँ से ये हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी माइनस ए हो जाएगा, यानी आप इसको ऐसे कर लो बी माइनस ए कैपिटल में, ठीक है ना। इसमें से ये घटा करके लिखेंगे, तो माइनस के आई कैप माइनस के 4j कैप, इसमें से माइनस करोगे 2i कैप, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -i -2i -3i कैप और माइनस के 4j कैप, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास बी सी निकलेगा, वो क्या होगा c माइनस बी, सी माइनस बी क्या होगा, सी में से बी घटा करके लिखेंगे, -i + i 0 प्लस 4j और माइनस माइनस प्लस 4j, ये हो जाएगा 8j, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आएगा आपके पास सी ए, लास्ट भुजा वो क्या होगी a माइनस सी, a माइनस सी आपको क्या हो जाएगा, यानी इसमें से घटाना है 2i माइनस माइनस प्लस i 3i हो जाएगा और माइनस के 4j हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस के 4j हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी का परिमाण निकालते हैं। ए बी का परिमाण क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का माइनस के 3 का स्क्वायर और माइनस के प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 25 अंडर रूट 25, है ना। यानी अगर मैं यहाँ से ए बी का स्क्वायर निकालना चाहूँ, साइड निकालना चाहूँ ए बी की, और रूट 25 आ रही है, इसका मतलब 5 आ रही है, चलो बस ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बी सी का मोड, यानी इसका मोड, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट आई का जो है मल्टीपल वो तो 0 है, के का भी मल्टीपल 0 है, सिर्फ जे का रखा जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये तो 8 ही आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सी ए के परिमाण पर, यानी इसके परिमाण पर, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, ये भी 25 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं, तो इसका मतलब समद्विबाहु है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई हमारी प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार और बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार तथा सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेद सकता है, तो लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अगर ए जो है वो लक्ष्य को 5 में से 4 बार भेद दे रहा है, तो हम प्रायिकता निकालते हैं, ए लक्ष्य को भेद देता है, हम ऐसे लिखेंगे, ए लक्ष्य को भेद देता है, इसकी क्या प्रायिकता है। अब देखिए 5 तो टोटल बार में से वो 4 बार, 4 उसके फेवर में है, ठीक है ना, क्योंकि 4 बार वो भेद देता है, तो प्रायिकता 4/5 हो जाएगी। इसी तरीके से बी की हम निकालेंगे, यानी बी लक्ष्य को भेद देता है, इसकी प्रायिकता भेद देता है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी कितनी, 4 में से 3 बार भेद रहा है, यानी 3/4 हो जाएगी। 4 तो टोटल है और 3 उसके फेवर में है ना, कुल संभव परिणाम नीचे आते हैं ना, और ऊपर अनुकूल परिणाम आते हैं, तो अनुकूल उसके 3 है, क्योंकि 3 बार वो भेद दे रहा है 4 में से, है ना। इसी तरीके से सी की निकाल लेंगे, सी लक्ष्य को भेद देता है, इसकी प्रायिकता क्या है, 3 में से 2 बार भेद दे रहा है ये, तो ये हो जाएगी 2/3, ठीक है। अब देखिए
हमें क्या निकालना है, हमें टोटल निकालना है कि लक्ष्य के भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर लक्ष्य भेद दिया जाता है, अब या तो ए के द्वारा भेदा गया हो, या बी के द्वारा, या सी के द्वारा, किसी भी एक के द्वारा भेदा गया हो, चाहे 2 के द्वारा भेदा गया हो, चाहे 3 के द्वारा भेदा गया हो, ठीक है ना? लक्ष्य भेदने की निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे निकालेंगे कि एक-एक करके, कि एक के द्वारा भेदा गया हो, या 2 के द्वारा, या तीनों के द्वारा, इस तरीके से बहुत सारे केस बनेंगे। उससे बढ़िया ये है कि आप ना भेदने की निकाल लो, है ना? कि लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता, वो तो एक ही केस होगा जब तीनों ही ना भेद पाएँ, है ना? वो एक ही केस होगा। उसको फिर 1 में से घटा देंगे, लक्ष्य भेदने की प्रायिकता आ जाएगी, वो आसान रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके तीनों के अलग-अलग ना भेदने की प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है ना? तो ये ए के भेदने की प्रायिकता थी। अब मैं इसको कहूँ कि पी ऑफ ए डैश, यानी ए के ना भेदने की प्रायिकता, आप इसको पूरा लिख देना, ए के ना भेदने की प्रायिकता इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 में से ये घट जाएगा 4/5, तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 में से 4 गया 1/5। इसी तरीके से पी ऑफ बी डैश, ये क्या हो जाएगा? 1 - 3/4, यानी 1/4। और इसी तरीके से आपका पी ऑफ सी डैश, यानी सी के ना भेदने की प्रायिकता 1 - 2/3, यानी 3 में से 2 गया 1/3, ठीक है ना? अब देखिए, लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता निकालते हैं। लक्ष्य को ना भेदने की प्रायिकता, किसी के भी द्वारा नहीं भेदा गया, तो इसका मतलब सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना? कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 या 60, 1/60 आ जाएगा, ठीक है ना? ना भेदने की। अब लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता निकाल दो। लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता, लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 माइनस लक्ष्य को न भेदने की प्रायिकता, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 - 1/60, यानी 60 में से 1 गया 59/60। ये आपका इजीली आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए, फोर्थ का कै क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, हम ये नहीं करेंगे। ख क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना? ख क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिश इतने इतने तथा इतने के साथ अदिश गुणन क्रम से ये है, ठीक है ना? तो देखिए, हम मान लेते हैं कि माना माना वह सदिश माना वह सदिश आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, ठीक है ना? ये हमने मान लिया। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसका करने पर -1 आएगा। तब आर वेक्टर डॉट, पहले वाला क्या है? 3 आई कैप माइनस 5 के कैप इक्वल्स टू कितना आएगा? -1 आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, आर की जगह ये रख देते हैं जो हमने माना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, इनटू में करेंगे इसका 3 आई कैप माइनस 5 के कैप। अब जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आपको पता है आई डॉट आई होता है, जे डॉट जे होता है, और के डॉट के, ये 1 हो जाते हैं, बाकी सब 0। तो इसका मतलब एक्स की 3 में हो जाएगी, ये 3x आ जाएगा, प्लस जे का तो है ही नहीं, ये खत्म। तो के का देखेंगे 5z हो जाएगा इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब तथा इस वाले का, यानी जो हमने वह सदिश माना है, इसके साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 6 आएगा। तो आर डॉट 2 आई कैप प्लस 7 जे कैप इक्वल्स टू कितना आएगा? 6 आएगा। तो आर अपने पास एक्स आई कैप ये है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, इसकी गुना जब मैं 2 आई कैप और प्लस 7 जे कैप में करूंगा तो 6 आएगा। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट में बहुत इजीली हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 7 जे की जे में होगी तो 7y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ये समीकरण 2 बन जाएगी। इसी तरीके से आर वेक्टर डॉट तीसरा जो आपके पास है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो क्या आएगा? वो आएगा 5। तो यहाँ से जब एक्स की आई में करूँगा तो एक्स आ जाएगा, वाई की जे में करूँगा तो वाई आ जाएगा, जेड की के में यहाँ पे करूँगा जेड के कैप की तो ये जेड आ जाएगा इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। अब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, आपके पास 3 समीकरण है। उम्मीद करता हूँ आप 12वीं क्लास में है तो सॉल्व करना जानते होंगे। आपके पास प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कई तरीके की विधियाँ हैं इनको सॉल्व करने की। आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपकी जो आएगा आंसर, वो क्या आएगा? एक्स की वैल्यू आपके पास 3 आएगी, वाई की वैल्यू आपके पास 0 आएगी और जेड की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, ठीक है ना बच्चों? ये 3 वैल्यू आपके आएंगी, आपका इजीली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसका इस पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए, माना ये ए वेक्टर है पहले वाला, तो ये हो जाएगा 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है? और दूसरे वाला बी वेक्टर है, वो क्या है? 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 3 के कैप। अब हमें क्या करना है? हमें वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है, ठीक है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट के लिए आप इसको जरूर कर लेना। ए डॉट बी तो आप ऊपर रखोगे ही रखोगे, नीचे जो रखोगे वो इस वाले का, जो बाद वाला है जिस पर निकाल रहे हैं, उसका मोड यानी परिमाण नीचे रखेंगे, ठीक है ना? तो ए डॉट बी देखिए क्या आएगा, ए डॉट बी यानी इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप, ये लिख लिया। डॉट प्रोडक्ट बी लिखेंगे
2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है, ये आ जाएगा। और अपॉन में आएगा आपका बी का परिमाण यानी अंडर रूट बी, 2 का स्क्वायर, जो आई के इंटू में उसका स्क्वायर, जो जे के इंटू में उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जो के इंटू में है, ठीक है। अब देखिए आई डॉट आई वन होगा तो 7 दूनी 14, जे डॉट जे वन होगा तो 6 कम 6, और के डॉट के वन होगा तो -4 × 12, अपॉन में आएगा आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, 3 का 9। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 14 में से 12 गए 2, 2 और 6 कितने हो गए, 14 में से 12 गए 2 और 6 8 हो गए, है ना। और अपॉन में आ जाएगा आपका 36 और 9 4 13, 36 9 49, 49 का आ जाएगा आपका 7, ये 8/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गह क्वेश्चन पर। देखिए ये भी आसान है, कह रहा है कि दिया है कि घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि पी ऑफ ए बराबर 1/2, पी ऑफ ए जो है आपका वो 1/2 है। और क्या दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है इसने 3/5, तो और एक और बात दी है इसने, पी ऑफ बी बराबर पी दिया है। अब पी का मान पूछ रहा है जब पहली कंडीशन ये हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो क्या घटना होती है वो बताओ, क्या कंडीशन होती है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। देखिए परस्पर अपवर्जी घटनाएं का मतलब है कि ए का बी के साथ इंटरसेक्शन फाई आएगा, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालूंगा, प्रायिकता क्या आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी, जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, तब तब P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू हमारे पास होता है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए यूनियन बी, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन B तो 0 है, P ऑफ ए की वैल्यू 1/2 है, P ऑफ बी की वैल्यू P है, और माइनस इसकी वैल्यू 3/5 है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3/5 इधर 1/2 इधर, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 1/2 तो माइनस में गया उधर, और 3/5 गया प्लस में, तो इसका एलसीएम जब आएगा 10, 2 पंजे 10 5 माइनस के 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1/10, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1/10 आ जाएगी, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर देखिए, कह रहा है स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो क्या कंडीशन होती है, जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। बस ये कंडीशन रख देंगे अब की बार, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी रख देंगे, ठीक है ना, ये ऊपर वाला, और पी ऑफ ए ये रहा जू का तू, पी ऑफ बी जू का तू, और माइनस के पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना। इसको 1 बनाकर यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है ना। पी ऑफ ए की वैल्यू रख दो आप वापस, पी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है पी इक्वल्स टू पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, ये पी है, और माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू है 3/5, पी इसके पास पहुंचा दो, या इसको इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इक्वल्स टू पी माइनस 1/2 पी। अब देखिए 3/5 माइनस 1/2 तो ऊपर भी घटाया था हमने, वो क्या आया था 1/10 इक्वल्स टू, ये पूरा पी है ये आधा पी है, तो पूरे पी में से आधा पी गया आधा पी बचेगा, तो 2 से ये कटेगा 5 आएगा, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी 1/5 आ जाएगी, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें का के पार्ट पर। कह रहा है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8, इसको हमें π/4 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपका, अगर आपके याद हो, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, सबके याद होगा, ठीक है ना, बहुत आसान है। इसको फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे, ठीक है। देखिए इन दो में लगाते हैं, इन दो में लगाते हैं अलग अलग, तो जब इन दो में हम लगाएंगे, इन वाले दो में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में लगाएंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 7 इधर 5 इधर 12 आ जाएगा, नीचे 7 पंजे 35 आ जाएगा, इसी तरह 7 पंजे 35 नीचे आ जाएगा, 35 से 35 कट जाएगा, वो 35 माइनस एक यहाँ 34 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12/34, है ना। इसको हम और डिवाइड कर लेंगे, 2 छिक 12 और 17 दूनी 34 प्लस tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 8 और 3 12, 12/24, 12/24 बटे 8 से 24 माइनस 1 यानी 23/24, 24 से 24 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 12/23, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 12/23, ठीक है। अब देखिए
अब इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 6/17 प्लस 12/23, सॉरी 11/23, 8 और 3 11 बच्चों 11 है ना, 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। तो यहाँ से जब सॉल्व करके ये आएगा आपका, ये आ जाएगा देखिए टेन इनवर्स, जब इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 325/391, और नीचे वाला भी 325/391 आ जाएगा। इससे पूरा पूरा कट करके क्या बनेगा, टेन इनवर्स 1 बन जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 पाई/4। तो यहाँ से 10 से 10 हट करके क्या आ जाएगा, पाई/4 आ जाएगा, और ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गया क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना बच्चों ये क्वेश्चन आप। ये है पाई/4 टू पाई/2 लिमिट, और है आपका cos 2x इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, यहाँ हम इसको क्या करेंगे, आइलेट के हिसाब से लॉग वाला फंक्शन इसको हम पहला फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है ना, और इसमें मल्टीप्लाई वाला यानी खंडस समाकलन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी लॉग साइन एक्स, ये एज इट इज। सेकंड का समाकलन यानी cos 2x का समाकलन, ठीक है ना, और dx, और इसकी लिमिट पूरे की क्या होगी, पाई/4 टू पाई/2 माइनस होल समाकलन लिमिट पाई/4 टू पाई/2 ही रहेगी। पहले का डिफ्रेंशिएशन, पहला ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा कोस एक्स, वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इंटू, और इसका करेंगे समाकलन, समाकलन करेंगे कोस 2x का क्या आ जाएगा, कोस 2x का समाकलन आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2। ठीक है ना, dx, लिमिट अंदर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर लग रही है। ठीक है, अभी आगे देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स इंटू कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। ठीक है ना, लिमिट यही रहेगी पूरी, पाई/4 से पाई/2 माइनस। अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1/2 मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है ना, चलो अंदर ही रहने देते हैं इसको, ये हो जाएगा पाई/4 से पाई/2 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, 2 से जो अपॉन में था 2 वो कैंसिल आउट, कोस स्क्वायर एक्स हो गया अब ये। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए ये आप लिमिट रख देंगे यहाँ पर, पाई/2 जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई/2, साइन पाई/2 का मतलब 1, तो ये log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरे को 0 कर देगा, पहला तो 0 आ गया, माइनस। अब लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे साइन पाई/4, साइन पाई/4 का मतलब है ये आ जाएगा log 1 अपॉन √2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। और जब मैं यहाँ पाई/4 रखूंगा तो ये हो जाएगा पाई/2, साइन पाई/2 की वैल्यू 1, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ गया पूरा ये, माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका पाई/4 से पाई/2, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये तो आपका जू का तू है -1/2, और ये हो जाएगा आपका लॉग, इस √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, वो मैंने लिख लिया, माइनस। अब देखिए ये क्या होगा आपका, इसका समाकलन करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स का तो समाकलन होता नहीं, तो हम इस कोस स्क्वायर एक्स को कहाँ से बदल देते हैं, कोस 2x के फॉर्मूले से। ठीक है ना, कोस 2x के फॉर्मूले से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कोस 2x + 1/2, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला होता है कोस 2x का, क्या होता है वो, 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा dx। अब देखिए ये -1/2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि log m की पावर n, m बाहर आ जाता है, तो माइनस पहले से है यहाँ, और इंटू में एक और -1/2 आ गया, और ये बन जाएगा log 2 माइनस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, कोस 2x अपॉन 2 या 1/2, तो ये बाहर दे दीजिए। ठीक है ना, ये वाला कोस 2x का हो जाएगा आपका साइन 2x अपॉन 2 प्लस इस 1 का हो जाएगा x, लिमिट आ जाएगी पाई/4 से पाई/2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, -1/2 -1/2 दोनों की गुना करेंगे, प्लस के 1/2 आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा, सॉरी 1/4 आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा log 2 माइनस। अब यहाँ देखिए 1/2 पाई/2 जब हम यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा साइन पाई, है ना, 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, पाई/2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस पाई/2। अब माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट रखने के लिए, जब लोअर लिमिट रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा साइन पाई/2, साइन पाई/2 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/2। अब जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई/4 यानी माइनस के पाई/4, क्योंकि जब लोअर लिमिट रखते हैं माइनस होता है ना, तो दोनों में लगेगा माइनस। अब यहाँ से क्या होगा, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई/2 में से पाई/4 गया, पाई/4 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 log 2 माइनस, -1/2 की -1/2 में करेंगे, प्लस के 1/4 आ जाएगा, और पाई/2 में से पाई/4 गया, पाई/4 बचेगा, पाई/4 की गुना इसमें होगी, तो ये हो जाएगा माइनस के पाई/8। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेखा आपके पास ये है, सदिश समीकरण एक ये है ना, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी याद करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले बहुत कर चुके हैं, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा एक बढ़िया ट्रिक सी है। ठीक है ना, तो देखिए वो क्या है, आपके पास एक ये है r वेक्टर इक्वल्स टू
आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इंटू प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। तो बच्चों आप जानते होंगे ये लैम्डा और ये जो म्यू है ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है ना। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आर वेक्टर इक्वल्स टू दूसरी जो उसने दी है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 5 के कैप, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, मैं इसको 2 म्यू लिख लूंगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 2 म्यू, ठीक है ना। म्यू कांस्टेंट था तो 2 म्यू भी अब कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी तुलना की तुलना किससे करेंगे अब हम इनकी तुलना, देखिए आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 तथा आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 प्लस 2 म्यू B1 क्या, बस ये B ही है क्योंकि दोनों में सेम है, देखिए है ना, तो बस B आ जाएगा ये से करने पर, की तुलना इतने से करने पर। तो आपका जो A1 आ जाएगा वो ये है, A2 आ जाएगा वो ये है। तो A1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और आपका A2 जो है वो है नीचे वाला 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और आपका जो B है वो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप, ठीक है ना। ये आपका A1, ये A2, ये B। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 इसमें से घटा करके 2 में से 1 गया, 1 आई बचा, 4 में से 2 गए 2 जे बचे, 5 में से 3 गए 2 के बचे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस अब हमें देखिए अब हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं B के साथ। तो क्या होगी, देखिए आई कैप जे कैप के कैप, A2 माइनस A1 पहले है तो इसके मल्टीपल्स जो हैं वो इनके नीचे लिख दीजिए, आई का आई के नीचे, जे का जे के नीचे, के का के के नीचे, फिर बी के उठाइए 2 3 4 इनके इसके नीचे लिख दिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, आई इंटू आई करो, आई का कॉलम छोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 माइनस 6 तो 2 बचा, माइनस करके ये जे कैप लिखिए, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, 4 एकम 4 माइनस 2 दूनी 4, ये आ गया 0 प्लस के कैप ये वाला, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, 3 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 आई कैप माइनस के कैप, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास जो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है, न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला है वो है आपका A2 माइनस A1, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है B के साथ उसका भी मोड, और अपॉन में जो B है उसका परिमाण, ठीक है ना। ये तब है जब B सेम होता है, वरना यहाँ पे हम क्या करते B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते फिर इसका, ठीक है ना। अगर B1 अलग होता B2 अलग होता, तो अब क्या करेंगे, इसका परिमाण ऊपर रखेंगे यहाँ से, उसका परिमाण क्या आएगा अंडर रूट A2 माइनस A1 यानी ये वाला है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट। बी का क्या हो जाएगा, बी आपके पास ये रहा, देखिए ये रहा बी, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 16, 9 25 4 29 अंडर रूट 29, ठीक है ना। ये न्यूनतम दूरी आपकी आ जाएगी इकाई में। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिए ये कह रहा है कि एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब इसमें क्या लिखेंगे, माना घन का आयतन V है, उसकी भुजा A मान लीजिए, और घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है उसे R से डिनोट कर दीजिए, वो सब थ्योरी में आप लिख दीजिए ऊपर, ठीक है ना। माना घन का आयतन V है तथा संपूर्ण पृष्ठ S है तथा भुजा A है, तब उसने कहा है ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है ना, तो हम क्या करेंगे इसको दर में ले लेंगे, ठीक है ना। dV/dt क्या हो गया, ये दे दिया इसने 77 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी पूछ क्या रहा है ds/dt, ये पूछ रहा है, जबकि घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब यानी a बराबर उसने 12 दिया है, ये इस पे पूछ रहा है इसको। अब देखिए वी नो दैट हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, v बराबर a क्यूब। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dV/dt इक्वल्स टू 3a² dA/dt, क्योंकि t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखिए dV/dt की वैल्यू कितनी है 7, 3 a की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर dA/dt, यहाँ से dA/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी dA/dt, ये आ जाएगा आपका, ये अपॉन में चला जाएगा सारा, यानी 7 अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और हम जानते हैं वी नाउ दैट हम जानते हैं जो आपका एस होता है, यानी इसका सरफेस संपूर्ण पृष्ठ वो क्या होता है 6 फलक होते हैं और ए स्क्वायर, ठीक है ना। एक फलक का ए स्क्वायर, 6 फलक का 6 ए स्क्वायर हो गया, टोटल ये हो गया आपका इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ds/dt, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ए का हो जाएगा
6 दूनी 12 ए और डी ए अपॉन डी टी, यही आएगा। अब देखिए यहाँ से 12 गुना ए की वैल्यू 12 गुना डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 7/3 गुना 12 का स्क्वायर, यानी 12 गुना 12। इन दोनों से ये दोनों कट के 7/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी एट ए इक्वल्स टू 12 पर, ये आपका क्या आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। और ये क्योंकि क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों 6 क्वेश्चन जो है ये हमने आपको 324 बीसी कोड में 90 का ख 324 बीसी में 90 का ख है ये, ठीक है ना, ये हमने करा रखा है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन लेकर, ठीक है। तब तक आप इसको कर लीजिए और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो मैंने कराए हैं वो भी आप कर लीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, बाकी सब्जेक्ट भी करते रहिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।